हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो मैंने आप लोगों को दोस्तों वर्षा बादल के बारे में बता दिया हुआ था। बादल और बादल के मैंने प्रकार और सभी टाइप दोस्तों पढ़ा दिए हुए थे। आज की क्लास दोस्तों जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वर्षा। वर्षा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 12 जून को जो पीसीएस का एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया हुआ था, तो दोस्तों मैंने उसकी आंसर की लगभग सॉल्व करके दोस्तों मैंने डाल दी हुई है। तो आप लोग अपना मैच कर लें और देख लें। जो भी दोस्तों प्रॉब्लम हो तो अभी आयोग की आंसर की आ जाएगी, तो वहाँ से दोस्तों आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप लोग मैच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। और आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों वर्षा यानी रेनफॉल। वर्षा यानी रेनफॉल को लेकर हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यही देखते हैं कि वर्षा कहते किसे हैं, यानी वर्षा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, वर्षा किसे कहेंगे। तो दोस्तों पहले तो जरा थ्योरी देख लेते हैं, फिर दोस्तों हम आपको समझाते हैं। जब जलवाष्प से जब जलवाष्प से लदी हुई वायु जब जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर को उठती है, लदी हुई वायु ऊपर को उठती है, ऊपर को उठती है, तो वह ठंडी हो जाती है। तो वह ठंडी हो जाती है। तो वह ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है। और जलवाष्प का संघनन होने से और जलवाष्प का संघनन और जलवाष्प का संघनन होने से और जलवाष्प का संघनन होने से जलकण पैदा होते हैं। जलकण पैदा होते हैं। जलकण पैदा होते हैं। जलकण पैदा होते हैं और वे वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित। ठीक है दोस्तों पहले मैं थ्योरी लिखवा देता हूँ, फिर इन्हीं सभी एक एक लाइन को मैं अच्छे से दोस्तों एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक। और वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर एकत्रित होकर वायु में ही तैरने लगते हैं। धूल कणों पर एकत्रित होकर वायु में तैरने लगते हैं। वायु में तैरने लगते हैं। वायु में तैरने लगते हैं। कुछ समय के पश्चात जल कणों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है। जल कणों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है। इतनी अधिक हो जाती है। इतनी अधिक हो जाती है। जल कणों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वायु का अवरोध जल की बूंदों को वायुमंडल में जल की बूंदों को
वायुमंडल में जल की बूंदों को वायुमंडल में लटकाए रखने में असमर्थ होता है। लटकाए रखने में असमर्थ होता है। लटकाए रखने में असमर्थ हो जाता है। तब धरातल पर जल की बूंदें तब धरातल पर जल वर्षा की बूंदों के रूप में गिरती है। तब धरातल पर जल की बूंदें गिरती हैं। इसे वर्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे वर्षा कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसी को बहुत अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। एक एक लाइन दोस्तों जरा देखिए। देखो दोस्तों, आपको देखो जरा समझना, दो चीज़ें पता है दोस्तों। क्या? एक वायु ठंडी होती है और एक गर्म वायु होती है। ठीक है दोस्तों, और जब ठंडी और गर्म वायु मिलती है तो जो गर्म वायु होती है वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वायु हमेशा नीचे की ओर जाती है। और गर्म वायु ऊपर की ओर जब जाती धीरे धीरे तो ऊपर वो ठंडी हो जाती है और वहाँ पर दोस्तों क्या संघनन की बादल बनते हैं और फिर संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और वर्षा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों वो कहना ये चाह रहा, जरा इस लाइन को देखना। जब जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर को उठती है, मतलब दोस्तों जैसे ये महासागर हुआ। ठीक है दोस्तों, जैसे ये महासागर हमारा हो गया। ठीक है, इस महासागर में ये जल भरा हुआ है और यहाँ पर दोस्तों इस सूर्य की किरणें पड़ती हैं जब इस ऐसे महासागर में, तो यहाँ पर दोस्तों वाष्पीकरण की क्रिया होती है और वाष्पीकरण के कारण जल ऐसे क्या ऊपर उठता है। ठीक है ना, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, क्या रहेगा और क्या कहा है। जब जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर को उठती है तो वह ठंडी हो जाती है। मतलब दोस्तों जब वायु जलवाष्प को लेकर ऊपर जाती है धीरे धीरे, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है ऊपर। और जब ठंडी हो जाती है और जलवाष्प का संघनन होने से जलकण पैदा होते हैं। यानी दोस्तों जल से लदी हुई वायु ऊपर जाती है और फिर यह ठंडी हो जाती है और जब ठंडी होती है तो वहाँ पर इसका क्या संघनन हो जाता है। और संघनन वह प्रक्रिया जिसमें दोस्तों गैस को द्रव अवस्था में बदला जाता है। तो यानी कि जलवाष्प का संघनन होता है और जलकण पैदा हो जाते हैं। मतलब जब जलकण वहाँ पर पैदा हो जाएंगे छोटे छोटे, वायुमंडल में बात कर रहा है, और वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कण पर एकत्रित होकर वायु में तैरने लगते हैं। ठीक, मतलब दोस्तों जैसे ये आपका वायुमंडल हो गया, ठीक है ना, वायुमंडल, अब संघनन की प्रक्रिया हो गई और ये जलकण दोस्तों पैदा हो गए। तो इस वायुमंडल में जो धूल कण है उसके साथ ये जलकण आपके तैरने लगते हैं। जलकण धूल कण वायुमंडल में इसके साथ क्या तैरने लगते हैं, मतलब बूंदे। ठीक, जब संघनन की प्रक्रिया ऊपर हो गई तो दोस्तों जो जलकण है वो वायुमंडल में धूल के कणों के साथ क्या एकत्रित हो जाते हैं और उसी वायुमंडल में क्या तैरने लगते हैं। जल की बूंदें तैरने लगती हैं। लेकिन दोस्तों जब तैरने लगती है तो कुछ समय पश्चात जल कणों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वायु का अवरोध जल की बूंदों को वायुमंडल में लटकाए रखने में असमर्थ हो जाता है। मतलब दोस्तों वो कहना ये चाह रहा, जरा देखिएगा, जैसे ये वायुमंडल हो गया और ये जल की बूंदें तैर रही, ठीक है ना, धीरे धीरे ये तैर रही है। एक समय दोस्तों ऐसा आएगा कि जब ये तैर रही होती तो इसमें दोस्तों भार बूंदों में अधिक हो जाएगा और जो वायु है दोस्तों वो इस जल के भार को लटकाए रखने में फिर असमर्थ हो जाती है। यानी जो वायु जैसे ये है इन बूंदों को लटकाए हुए है, लेकिन अब इस बूंदों का भार दोस्तों बढ़ गया है, जिस कारण से ये जो वायु है
इसको लटकाए रखने में असमर्थ है, यानी वायु अब इस जल भार को ग्रहण नहीं कर पा रही, सहन नहीं कर पा रही। और जब सहन नहीं दोस्तों कर पाती है तो यही बूंदें दोस्तों नीचे क्या वर्षा जल के रूप में गिरती हैं, वर्षा जल के रूप में गिरती हैं। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं, वर्षा कहते हैं, वर्षा कहते हैं। क्लियर दोस्तों? जरा एक बार दोस्तों इसी बिंदु को हम लोग फिर अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा है दोस्तों, जरा आप लोग फिर अच्छे से समझना, ठीक है ना, क्योंकि ये परिभाषा जो है लैंग्वेज लिखी है आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे ये आपकी वायु है, ठीक है ना, ये वायु ऐसे ऊपर गई, ये वायु, और ये वायु दोस्तों जो ऊपर गई ये किसको लिए हुए है, जलवाष्प को लिए हुए है। ठीक, जलवाष्प नदी जब ये ऊपर वायु गई इस तरीके से तो ये ऊपर दोस्तों क्या हो जाती, ठंडी हो जाती है, और इसी ठंडे पर यहाँ पर दोस्तों संघनन की क्रिया हो जाती है, जिससे दोस्तों छोटे छोटे जल कण क्या पैदा हो जाते हैं, और ये जल कण इसी वायु में या वायुमंडल में जो धूल कण होते हैं उसके साथ एकत्रित होकर इसी वायु में दोस्तों ये तैरने लगते हैं। ठीक, और जब ये तैरने लगते हैं तो कुछ समय बाद एक ऐसा समय आएगा जब इन जल कणों की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी इस वायु में, और ये वायु इन जल कणों को लटकाए रखने में असमर्थ हो जाती है, यानी कि अब इससे ज़्यादा सहन नहीं कर पाएगी। तो यही जो जल की बूंदें ऊपर होती हैं वर्षा के रूप में दोस्तों क्या नीचे गिरने लगती हैं, इसी को दोस्तों हम लोग क्या वर्षा कहते हैं, वर्षा कहते हैं। अब दोस्तों क्लियर हो गया होगा ना, यही दोस्तों आपकी क्या लैंग्वेज मैंने लिखवाई है, इसी को हम लोग दोस्तों क्या वर्षा कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं। जब जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर की ओर उठती तो वह ठंडी हो जाती है, और जलवाष्प का संघनन होने से जलकण पैदा होते हैं और वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर एकत्रित होकर वायु में तैरने लगते हैं। कुछ समय पश्चात जल कणों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वायु का अवरोध जल की बूंदों को वायुमंडल में लटकाए रखने में असमर्थ होता है, तब धरातल पर जल की बूंदें गिरती हैं, इसे वर्षा कहते हैं, इसे वर्षा कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब दोस्तों हम लोग आगे बात कर लेते हैं, और आगे आपका पॉइंट रहेगा, आगे दोस्तों आपका पॉइंट रहेगा किसी स्थान में होने वाली वर्षा को कौन कौन से लोग प्रभावित करते हैं या कारक क्या है, तो वो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब, ठीक है ना। चलिए अगला आपका ये रहेगा, और दोस्तों आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से और आपको पूरी तैयारी दोस्तों कराऊंगा, और हर एक टॉपिक दोस्तों मैं अच्छे से पढ़ाने का प्रयत्न करूंगा दोस्तों, ठीक है ना, ताकि आपका कुछ भी छूटे नहीं, और जो भी क्वेश्चन आए दोस्तों आप लोग अच्छे से अपने वहाँ पर कंप्लीट कर सके, या क्वेश्चन को आप दोस्तों हल कर सके, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों ये कवर हो जाएगा तो मैं फिर एनसीईआरटी की जो बुक है दोस्तों उसे मैं कराना शुरू कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपकी थी वर्षा, यानी वर्षा किसे कहते हैं, पहला दोस्तों आपने पॉइंट देख लिया और वर्षा समझा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं क्या, किसी स्थान में होने वाली वर्षा, किसी स्थान में होने वाली वर्षा, होने वाली वर्षा को निम्नलिखित कारक व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। होने वाली वर्षा को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, निम्न कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो किसी स्थान पर वर्षा होती है उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उन बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। इनमें से दोस्तों जो पहला जो आपका कारक रहेगा वो दोस्तों आपका रहेगा क्या, वायु में जलवाष्प की मात्रा। तो पहला दोस्तों यही कारक रहेगा, वायु में जलवाष्प की मात्रा, वायु में जलवाष्प की मात्रा। तो एक तो दोस्तों आपका वर्षा होने का
ये कारक है। क्यों? क्योंकि वायु में दोस्तों जब जलवाष्प होगा तभी तो वर्षा होगी ना। जब ऊपर वाष्पीकरण होकर जल जाएगा, जब जाएगा नहीं तो वर्षा दोस्तों कहाँ से हो जाएगी। ठीक, तो वायु में जलवाष्प की मात्रा एक दोस्तों ये आपका कारक क्या प्रभावित करता है। दूसरा दोस्तों हम लोग बात करें समुद्र से दूरी। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपका है समुद्र से दूरी। ठीक है ना दोस्तों, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी ये भी दोस्तों आपका क्या प्रभावित करता है। अगला दोस्तों आपका अक्षांशीय स्थिति। तीसरे की दोस्तों बात करें तो अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश स्थिति ये भी दोस्तों क्या प्रभावित करती किसी स्थान पर होने वाली वर्षा को। अगला दोस्तों जो आपका कारण रहेगा भाप भरी हवाओं में बाधा। भाप भरी हवाओं में बाधा एक दोस्तों ये भी कारक। मतलब दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, भाप भरी हवाओं में बाधा मतलब जैसे जब ये भाप भरी हवाएं कहीं जा रही होती हैं, अगर ये पर्वत से टकरा गई, किसी अन्य भाग से टकरा गई तो वहाँ दोस्तों क्या वर्षा कर देती है, वर्षा कर देती है। ठीक, तो वही दोस्तों वर्डिंग लिखी है भाप भरी हवाओं में बाधा, भाप भरी हवाओं में बाधा। इसके बाद दोस्तों अगला 5वें नंबर की बात कर लें जलाशयों का विस्तार। जलाशयों का विस्तार, ठीक है ना, जलाशय का विस्तार कितना क्या है ये भी दोस्तों प्रभावित करता है। और छठवां दोस्तों वनस्पतियों का आवरण। वनस्पतियों का आवरण, वनस्पतियों का आवरण ये भी ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों किसी स्थान में होने वाली वर्षा को निम्न कारक प्रभावित करते, जिसमें से पहला आपका दोस्तों था वायु में जलवाष्प की मात्रा, दूसरा दोस्तों था समुद्र से दूरी कितनी है, अगला आपका था अक्षांशीय स्थिति, अगला आपका था भाप भरी हवाओं में बाधा, अगला जलाशयों का विस्तार यानी जलों का विस्तार क्या है तभी तो वाष्पीकरण की क्रिया होगी, और अगला दोस्तों वनस्पतियों का आवरण यानी वनस्पति किस आवरण में फैली हुई है। तो ये भी दोस्तों क्या किसी स्थान पर होने वाली वर्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख क्या कारक हैं, कारक हैं। तो कैसे भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसी स्थान में होने वाली वर्षा को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये इतने कारक लिखे हैं जो किसी स्थान में होने वाली वर्षा को क्या प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकार कितने होते हैं यानी टाइप्स ऑफ रेनफॉल दोस्तों, ठीक है ना, यानी वर्षा के प्रकार। तो दोस्तों वर्षा के प्रकार की बात करें तो दोस्तों हम लोग 3 प्रकार की वर्षा पर चर्चा करेंगे। 3 प्रकार की वर्षा को लेकर 3 प्रकार, ठीक है ना दोस्तों, 3 प्रकार। और जिसमें से दोस्तों पहली प्रकार की जो वर्षा है उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा, संवहनीय वर्षा, संवहनी वर्षा। पहला दोस्तों इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, संवहनी वर्षा, संवहनी। दूसरी दोस्तों है पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ठीक है ना, पर्वतीय वर्षा या पर्वतकृत वर्षा, ठीक है दोस्तों। दूसरा आपका ये प्रकार रहेगा, ठीक है ना। और अगला दोस्तों आपका प्रकार है चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा, ठीक है दोस्तों, चक्रवाती वर्षा। तो वर्षा के दोस्तों ये 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने देखे पहला जो प्रकार था दोस्तों संवहनी वर्षा, दूसरा आपका था पर्वतीय वर्षा, तीसरा दोस्तों आपका क्या था चक्रवाती वर्षा। पर्वतीय वर्षा को दोस्तों हम लोग एक नाम और भी दे सकते, इसे ही बोला जाता है मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा। तो वर्षा के दोस्तों ये 3 प्रकार होते हैं, यानी संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा या मानसूनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा। संवहनी वर्षा मतलब जिसमें वाष्पन की दोस्तों क्रिया होती है और ऊपर जल वाष्पीकृत होकर जाता है,
फिर दोस्तों बादलों का निर्माण होता है और संघनन की प्रक्रिया हो जाती है, जिस कारण से दोस्तों क्या वर्षा होती है। परवरीकृत का मतलब दोस्तों, जब जलवाष्प से भरी हवाएं ऊपर जा रही होती हैं, तो अगर पर्वत आ जाता है तो ये पर्वतों के किनारे किनारे सारे ऊपर चल जाती है। ऊपर चढ़ने पर ये दोस्तों ठंडी हो जाती है और बारिश कर देती है, ठीक। और चक्रवाती वर्षा दोस्तों, जब दो विपरीत दिशा वाली हवाएं आपस में मिलती हैं तो जो गर्म वायु होती है वो ऊपर को उठती है और ठंडी होकर क्या वर्षा करती है, और नीचे वायु क्या ठंडी वायु नीचे धंस जाती है, ठीक। तो इन्हीं कल 3 वर्षों को लेकर दोस्तों हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग इन तीनों वर्षाओं को डिटेल से चर्चा करेंगे और क्या होती चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो आज की दोस्तों क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करते हो तो प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। कम से कम अगर मैं आपके लिए अच्छा कुछ सोच रहा हूँ तो आप भी दोस्तों अच्छा सोचिए, ठीक है ना दोस्तों। और तभी ये जो आपका परिवार यानी चैनल है अपना दोस्तों तभी आगे बढ़ पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब में दोस्तों आपका कुछ भी नहीं जाता, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल दोस्तों इन्हीं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।